गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन हमारा बहुत स्पेशल सेशन है। क्यों? क्योंकि ये उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो आने वाले समय में किसी इंजीनियरिंग एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। हो सकता है आपके मन में ये बहुत सारे डाउट्स आते हों कि जब मैं प्रिपेयर करता हूँ तो प्रिपेयर करने की क्या सही स्ट्रैटेजी हो सकती है। कई बार होता है कि हम एग्जैक्टली समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि प्रिपेयर करना कैसे चाहिए। तो आज का सेशन स्पेशल इस तरह है कि हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम है सुनील कुमार और इन्होंने अभी एसएससी जेईई 2023 का एग्जामिनेशन क्रैक किया है, ऑल इंडिया रैंक 63। सो मैं चाहूँगा कि ये आपकी थोड़ी हेल्प करें और ये बताएं कि कैसे इन्होंने अपना एग्जाम को क्रैक किया है। और आपके मन में हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे सवाल जो इस कॉन्वर्सेशन में हो, उसके उत्तर आपको ये खुद सुनील कुमार देंगे। तो चलिए सुनील कुमार जी, वेलकम टू टेक्स्ट बुक। थैंक यू सर। और अच्छा लग रहा होगा आज? जी सर। वैसे क्रैक एग्जाम करने के बाद अच्छा ही लगता है वैसे। जी सर। और मुझे लगता है कि एक सफ़र होता है और मैं बहुत ओपनली बात करूँगा। जब हम किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने की तैयारी कर रहे होते हैं तो कई बार हम ओए सुनील होते हैं, और जब हम क्रैक कर लेते हैं तो कोई हमें सुनील भैया बुलाता है, कोई सुनील सर बुलाता है। यस सर। ऐसा चेंज आप शायद देख रहे होंगे। काफ़ी नोटिस कर रहा हूँ सर। चलिए मैं चाहूँगा कि आप बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। आप स्टूडेंट्स को बताइए कि आप हैं कौन, आपके क्या क्वालिफिकेशन है, CBT 1 में, CBT 2 में क्या मार्क्स हैं आपके। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुनील कुमार। मेरी इंजीनियरिंग NIT इलाहाबाद से हुई है। 2020 पास आउट हूँ मैं, और मैंने कुछ टाइम तक जॉब की है। उसके बाद मैंने 2022 के स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। इन बिटवीन मैंने कई सारे एग्जाम्स दिए, फिर SSC आया, DSSS भी आया बीच में। SSC जेईई के प्री में मेरा अच्छा स्कोर रहा था। SSC जेईई 2022 की अगर मैं बात करूं तो प्री में मेरे 139 मार्क्स थे, बट मेंस में अच्छी कोशिश करने के बावजूद भी मैं अल्टीमेटली फेलियर फेस किया। तो कुछ दिन इस चीज़ को सोचने के बाद मैंने फिर डिसीजन लिया कि अगली रिक्रूटमेंट जल्दी ही आ रही है, तो फिर मैं वापस उस चीज़ को ज़्यादा दिमाग में ना रख के इस चीज़ में लग गया कि मैं क्या बेटर कर सकता हूँ पिछली बार से, क्या अलग चीज़ें कर सकता हूँ। तो फिर मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी अपनी। तो इस जर्नी में टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन कंटेंट ने काफ़ी हेल्प की मेरी। तो प्री में मेरा स्कोर रहा है इस बार 131.65 अगर प्रिसाइजली बोलूँ तो, और मेंस में मेरा स्कोर है 227। तो ओवरऑल इस बार मेरे को 358 मार्क्स पे SSC जेईई 2023 में CPWD डिपार्टमेंट 63 सिविल रैंक के साथ अलॉट हुआ है। चलिए बहुत बहुत बधाई हो आपको सुनील। थैंक यू सर। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने अभी बताया कि मैंने कई पेपर्स दिए और मेरे पेपर्स में उतना अच्छा स्कोर नहीं बन पाया, तो आप बता सकते हैं क्या कारण रहे होंगे कि उस समय स्कोर नहीं बन पा रहा था? सर कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि स्कैटर्ड तैयारी थी। मतलब अच्छी जो क्रिस्प जो रिक्वायर्ड चीज़ें आजकल, जैसे कि सिर्फ PYQ हेल्प नहीं करते। तो आप मतलब आजकल एग्जाम में पूछ क्या रहे हैं, इस चीज़ को अलाइन करके अगर आप तैयारी करें, उस चीज़ को ध्यान में रख के अगर जो भी पढ़ें आप वो ध्यान में रख के पढ़ें, चाहे नोट्स हो, चाहे टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, चाहे कोई वीडियो देख रहे हो, तो वो ज़्यादा बेटर हेल्प करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम आजकल बहुत कम मिलता है एक से दूसरी एग्जाम के बीच में, और आपको एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में तुरंत स्विच भी करना होता है क्योंकि डिफरेंट चीज़ें भी पूछ सकते हैं। सही बात तो वो आपको कम और क्रिस्प कंटेंट रहेगा, प्रेसाइज कंटेंट रहेगा, तो वो ज़्यादा हेल्प करता है। सुनील, मैंने आपकी बात में एक बात नोटिस करी है, मैं इसका मतलब जानना चाहता हूँ इस सवाल का जवाब, कि जैसे आपने बोला कि PYQ ही सिर्फ हेल्प नहीं करते हैं, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं आपके पास एक मैसेज पहले ये था कि PYQ लगा लो और एग्ज़ाम निकल जाएगा। हाँ सर, मैं एग्री करता हूँ, पहले ऐसा तो था, ये बट कैसे हुआ, और ये मतलब इसके बारे में कुछ मैं जानना चाहूँगा। सर जैसे PYQ की बहुत सारी बुक्स हैं, उनसे बच्चे लगा लेते हैं, फिर फील करते हैं कि मैं चलो कर लिया। बट आजकल जैसे SSC जेईई का ही ले लूँ मैं, तो SSC जेईई वो चीज़ पूछने लगी है जो बच्चा शायद अनटच छोड़ देता है। अब उसमें ये रहता है कि अब आप अगर PYQ लगाओगे तो आप जो ऑप्शन सही है उसका एक्सप्लेनेशन तो मिल गया आपको, पर बाकी जो 3 ऑप्शन और बच जाते हैं, 4 ऑप्शन वाला एग्जाम होता है, तो बाकी 3 ऑप्शन बच जाते हैं, उनके इर्द गिर्द का जो कंटेंट होता है हो सकता है अगले एग्जाम में वो आ जाए। पर पहले पैटर्न 2020 से पहले अगर मैं बात करूं, मैं मेरे एनालिसिस है कि कुछ चेंज नहीं करते थे, ऑप्शन सफल कर देते थे, चीज़ वही रहती थी, क्वेश्चन वैसे आ जाते थे। पर अब आप जो चीज़ अनटच छोड़ दिए वहाँ से ज़्यादा पूछ रहे हैं, PYQ से कम पूछ रहे हैं। वेटेज है अभी भी, PYQ जरूर करना चाहिए क्योंकि बेसिक मजबूत करने के लिए वो भी ज़रूरी है, बट आपको सारी चीज़ें आसपास की भी देखनी पड़ेंगी, एक्चुअल में एग्जाम में आजकल क्या पूछा जा रहा है। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो आप ये कहना चाहते हैं कि PYQ करना चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकें। यस सर। लेकिन हमें
अगर वाकई में एग्जाम निकालना है तो हमें पूरे सिलेबस को पढ़ना होगा, बिल्कुल, अच्छे से तैयारी करनी कुछ होगी। भी नहीं छोड़ सकते आप। सिलेबस को आगे लेके बैठो, एक एक वर्ड में बहुत सारी चीजें छुपी बहुत है। सारी चीजें छुपी हैं। सिलेबस को पहले तैयारी स्टार्ट करने से पहले शेड्यूल बनाओ, उसमें हर एक चीज को ध्यान में रखो कि मैंने ये चीज पढ़ी है कि नहीं। अब वो आप पढ़ने बैठे हैं तो उसके आसपास थोड़ी बहुत और चीजें मिल जाती है जो कई बार एग्जाम में हर एक बच्चा नहीं कर पाता। सिलेक्शन वही ले पाता है जो लाइन है उसके थोड़ा सा आगे बढ़ के किसी बच्चे ने एफर्ट किया हो। तो वो चीज करोगे तो आप रैंक भी सिक्योर करोगे, सिर्फ सिलेक्शन नहीं। अब देखो, मैं आपकी बातों में से ही सवाल बना रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हम वो सारी बातें स्टूडेंट्स को बताएं जहाँ पर मुझे लगता है यही छोटी छोटी बातें हैं जो शायद इसके ही जवाब बच्चों को चाहिए है। जैसे कि आपने बोला कि PYQs लगा लिए या वो जनरल क्वेश्चंस लगा लिए जिनके माध्यम से आप एक नंबर अचीव कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। और अक्सर मैं ये भी देखता हूँ कि कमेंट सेक्शंस में हमारे पास या ईमेल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि सर मैं 2 नंबर से रह गया या 3 नंबर से रह गया। और शायद वो लाइन मुझे लगता है कि आपकी उसमें फिट बैठती है कि वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट है वही 2 नंबर और 3 नंबर से आपको आगे निकाल कर सिलेक्शन दिलाते हैं। जी सर। तो ये 2 नंबर 3 नंबर का गैप बनाने के लिए आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए एक स्टूडेंट को? सर मैंने ये किया था, जैसे कि मैंने इन बिटवीन मेरा DT+B का भी एग्जाम था और DT+B का ये रहता है कि वो ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन पूछती है। तो उसका मैंने जब एनालिसिस देखा, टेक्स्ट बुक में टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया बट टेस्ट का सॉल्यूशन देखा मैंने, तो उसमें जो सॉल्यूशन में मेरे को जो चीज़ मिली, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि अगर यही मैं करके गया, और लिटरली मैंने ये फील भी किया जब मैंने मेंस दिया था DT+B का भी, जो चीज़ें सॉल्यूशन में दी हुई है वो सिर्फ ऑप्शन से मैच नहीं थी, वो एक्चुअल में कितनी चीज़ बच्चे को पढ़नी चाहिए वो पूरी चीज़ वहाँ पे थी। तो वो मेरा, और 27 सितंबर को मेरा एग्जाम हुआ था DT+B का और 9-10 अक्टूबर को SSC का प्री था। तो अलग से कुछ करने के लिए टाइम भी नहीं था, तुरंत स्विच करना था। तो कहीं ना कहीं वो जो मेरा बेस वहाँ पे बना था उस चीज़ ने बहुत मेरी हेल्प की, क्योंकि इस बार SSC 2023 का प्री और मेंस दोनों ही अलग ही तरीके से क्वेश्चन पूछे थे। पहले अगर आप PY की बुक लगा लेते थे तो आपका 70% तक कवर हो रहा था। इस बार मुझे लगा कि 40% हार्डली कवर हुआ है PYQ से, 40-55%। 40-50% भी मैं कहूँगा ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि अब और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो नई चीजें ही तलाश रहे हैं कि बच्चे को एक्चुअली जो चीज पता नहीं है उस चीज का भी पता चले, उसका भी पता चले, क्योंकि कंपटीशन समय के साथ हम ये कह सकते हैं टफ भी हो रहा है। और जैसे मान लेते हैं आप ये कह रहे हैं कि मैं DSSB का पेपर दिया, उसमें सिलेक्शन नहीं ले पाया और कोई और भी आपने एग्जाम्स दिए होंगे, तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि मेरे क्वेश्चंस कुछ गलत हो गए, तो आपने कहा कि मैं टेक्स्ट बुक पर जाता था, मैं उसके आंसर्स भी देखता था, सॉल्यूशंस नोट करता था, ठीक है ना। और टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन में हमने काफ़ी काम किया है ऑल्दो, और अगर आप देखेंगे तो बुक्स भी हमने बनाई हैं, उसके ऊपर काफ़ी सारा काम करके बच्चों को प्रोवाइड किया। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हो सकता है क्योंकि अभी आप सेलेक्ट हो गए तो ये बुक अभी आई है रिसेंटली। यस सर। और SSC JEE की जो बुक है वो हमारी फास्टेस्ट सेलिंग बुक बनी। मतलब हमने एक्सपेक्ट किया था कि जो बुक है वो शायद 100 बच्चे ले लेंगे, 150 बच्चे ले लेंगे, लेकिन हमारे साथ ऐसा हो गया ब्लेंडर कि वो इतनी ज़्यादा ऑर्डर हो गई कि हमें 1-1 2-2 महीने लग गए बच्चों को पहुंचाने में ही, क्योंकि आजकल हमें आदत है कि हमने ऑर्डर करी कोई चीज़ 2 दिन में घर आ जाती है। हाँ सर, एक्चुअली SSC की जैसे बाकी एग्जाम्स वगैरह SSC की हैं, CGL CHSL, फिर बैंकिंग के एग्जाम्स हैं, उनकी तो मैंने देखा है कि बुक्स वगैरह अवेलेबल थी, पर इंजीनियरिंग की कोई कंसोलिडेटेड बुक, अब टेक्स्ट बुक अब तक अवेलेबल नहीं थी। और जैसे कि आप देखें तो काफ़ी सारे बच्चे जब SSC के लिए प्रिपेयर भी करते हैं, अक्सर मैंने देखा है कि वो गेट ESC की जो बुक्स मार्केट में आती हैं उसके लिए, अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे शायद इस बारे में कि वो हैंडबुक थी और वो यूज़फुल नहीं हो पा रही थी, ऑल्दो मैं नाम नहीं लूँगा किसकी थी, ठीक है ना। तो लेकिन ये है कि बहुत सारे बच्चे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप स्टूडेंट्स को ये बताएं कि क्या गेट का जो मटेरियल है वो SSC के लिए उतना ही फ़ायदा, क्योंकि अक्सर मैं जानता हूँ कि ये बहुत सारे बच्चे ये गलती कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि हो सकता है कि शायद बहुत सारे लोगों को लगता हो कि यार ये तो टीचर्स हैं तो बताते ही हैं, तो लेकिन कई सारे लोग सुनते भी हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लोग नहीं भी सुन पा रहे हैं वो आपकी बात को सुन के शायद इस चीज़ को इम्प्रूव कर लें। मैं ये कहना चाहूँगा सर इस बात पे कि आपको गेट और ESC से हट के SSC की तरफ सोचना पड़ेगा। आपको SSC का जैसे लेवल है तो जैसे बीटेक डिप्लोमा दोनों अलाउड होता है, तो ना तो डिप्लोमा के लेवल पे होता वो, ना बीटेक के लेवल पे होता, दोनों बच्चों को ध्यान में रखते हुए पेपर फ्रेम होता है। तो कॉलेज का क्यूरिकुलम हो या फिर गेट ESC का सिलेबस हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो SSC पूछती है वो गेट वगैरह के सिलेबस में होती भी नहीं है। बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है जो गेट में अगर किसी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होती है तो गेट देता है, प्रोवाइड करवाता है, बट SSC उन पे क्वेश्चन बनाती है। और वो चीज़ आप थोरोली अगर किसी चीज़ को नहीं पढ़ोगे
हो सकता है आपको कहीं कहीं पे कन्फ्यूजन हो रहा हो, कहीं पे अटक रहे हो, तो आप रेफरेंस बुक भी ले सकते हो किस पॉइंट पे। आईएएस कोड्स भी हैं अवेलेबल। तो आपको जब कन्फ्यूजन हो तो रेक्टिफाई करने के लिए उस चीज़ को लेटेस्ट आईएएस कोड देखो, बुक्स देखो। पर वो कुछ चीज़ें होती है जो सिलेक्शन भी करवाती हैं और हर एक बच्चा उसको पढ़ नहीं पाता है। वो बस जो नोट्स बने आ रहे हैं, जैसे मैं कोचिंग्स वगैरह की कहूँ, स्टडी मटेरियल वगैरह खरीदते हैं तो उसी में उलझे रह जाते हैं बच्चे। उस चीज़ में बस ये तो सेटिस्फेक्शन उनको रहता है कि मैंने सिलेबस कर लिया, बट क्या रिक्वायर्ड था एग्जाम में उस चीज़ पे ध्यान उनका नहीं जा पाता है, क्योंकि इतना बल्कि मटेरियल अवेलेबल है आजकल इधर उधर से। एक्चुअली इसमें आपने पॉइंट बताया, मेरे को भी इससे एक पॉइंट लगता है बहुत इंपॉर्टेंट। अक्सर मैंने नोट किया है, जैसे कई बार मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता हूँ, अब जैसे एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग ले लेते हैं। अब ये एस्टिमेशन कॉस्टिंग की एक बुक है बी.एन. दत्ता। अगर बी.एन. दत्ता को आप खोल के देखेंगे तो करीब 450 पेज की बुक मिल जाएगी आपको। उस 450 पेज की बुक के अंदर अगर आप एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं एसएससी जेई में, तो उसके मात्र 150 पन्ने आपके काम के हैं। वो भी ऐसे नहीं कि लगातार 150 पन्ने, कुछ कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ कहीं पे। अब या तो मैंने देखा है कई सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं मैंने एस्टिमेट कॉस्टिंग में कोई टॉपिक है, उसका 100% का सिर्फ 40% बताया, और वो क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करके कहीं पे देखा कि इसने 50% बता दिया, वाले टीचर ने तो 60% बताया। तो कंपैरिजन कर करके कंटेंट अपना बल्क में बढ़ाते जा रहे हैं और उसको पढ़ने में लगे हैं, जो शायद एग्जाम के लिए ज़रूरी भी नहीं है। गलती है ये स्टूडेंट्स की, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, तो मतलब मैं आपके माध्यम से ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या एग्ज़ाम के लिए वही 40% जो ज़रूरी है वो पढ़ें, कि 50-60%, 80%, 100% सब पढ़ दें? नहीं सर, टीचर प्रोवाइड करवा रहे हैं उस चीज़ से ये देखो कि इसमें अगर कोई सिलेबस या कोई चीज़ छूट जा रही है तो हो सकता है इतने सारे एग्जाम्स की एक साथ पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ चीज़ ध्यान में नहीं आती। तो अगर कुछ हल्की सी चीज़ बच रही है तो आपके पास रेफरेंस बुक का एक मतलब सहूलियत है कि आप उसको प्रेफर कर सकते हो। मैंने खुद इस पिछली बार नहीं की थी रेफरेंस बुक का, मैंने भी हेल्प ली है इस बार। एस्टिमेशन की जैसे बात करें तो मैंने वो बुक पढ़ी है। अब उसमें सेम चीज़ों के न्यूमेरिकल वगैरह काफ़ी सारे कर रखे हैं, जो डिपार्टमेंट्स में काम होते थे, पुराने प्रोजेक्ट होते थे, उनका डेटा डाल रखा है जो बच्चे कोई काम का नहीं है। कोई काम का नहीं। आप एक पेज पे जाएंगे, जैसे 50 पेज छोड़ के एक पेज पे लिखा है मेजरमेंट बुक का ये फॉर्म नंबर है, या कहीं पे टेंडर के टाइप लिख दिए, उसके बीच में बहुत सारी और चीज़ें डाल दी जो कोई मतलब की नहीं है। फॉर्म वगैरह जो प्रोफेशनल जो यूज़ करते हैं वो सब डाल रखे हैं। तो कम मतलब बच्चे को ये भी साथ साथ में पढ़ते टाइम ये ध्यान रखना होगा कि कंटेंट को वो कैसे चूज कर सकता है कि उसको क्या पढ़ना है और क्या उसके काम का नहीं है, क्योंकि ये अल्टीमेटली जब रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको टाइम बचाएगा। और बहुत ज़्यादा कंटेंट लेके बैठ गए तो लास्ट में प्रेशर जो एग्ज़ाम के जस्ट पहले जो कम होना चाहिए वो उतना ही बिल्ड होगा कि मेरा तो इतना बचा हुआ है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। आप टेस्ट सीरीज को टाइम नहीं दे पाएंगे। जैसे एक बार मेरे से ये हो चुका है एग्जाम से पहले कि चलो मैं ये टेस्ट सीरीज का टाइम बाद में रखता हूँ, तो फिर मैं वो टेस्ट सीरीज नहीं लगा पाया था, क्योंकि वो मैं पहले कहीं ना कहीं गलती कर रहा था कि मैं इधर उधर से लगे हुआ। हाँ, पर फिर वो मैं टेस्ट सीरीज नहीं लगा पाया और कहीं ना कहीं उसका मेरे को लॉस हुआ, ये मैं ज़रूर कहूँगा। देखिए, मैं स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर तो काफ़ी सारी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन एज वी आर ऑन टेक्स्ट बुक, तो एक सवाल मुझे लगता है कि टेक्स्ट बुक की तरफ से भी मुझे पूछना चाहिए कि आपको लगता है कि टेक्स्ट बुक जो मेहनत कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो कंटेंट के रिस्पेक्ट में हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ के रिस्पेक्ट में हो, चाहे वो क्लासेस के रिस्पेक्ट में हो, आपको लगता है कि रिकमेंडेबल है या कमांडेबल वर्क है ये? मैं सर, अगर मेरे से कोई पहली चॉइस पूछेगा कि टेस्ट सीरीज आप किसकी रिकमेंड करोगे, तो मेरी पहली चॉइस यही होगी। मैं दूसरी कोई जरूर बोल दूंगा कि आप इसके एडिशनल में कुछ लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज लगाओ। टेस्ट सीरीज कई बार हो पाता है, जैसे लाइव टेस्ट भी होते हैं वो हम नहीं दे पाते, तो उसका सोल्यूशन है कम से कम। जैसे कई बार मैंने कई चीज़ों में किया है, एसएससी जेईई मेंस में मेरा हेल्थ इशू होने की वजह से मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया था टेस्ट, बट उसमें मैंने ये किया कि कम से कम टेस्ट सबमिट किए, सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन से काम की जो चीज़ें थी वो मैंने पढ़ी। और ऐसी कोई लाइन नहीं मिलेगी कि जो फालतू की हो, जो फालतू की कोई कहानी लिखी हो। हर एक लाइन ध्यान से पढ़ो, और जो एरर होते हैं, आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो कहीं पे नोट लगा दिया, कहीं पे कुछ नेगेटिव सेंस में स्टेटमेंट को पॉजिटिव सेंस में चेंज कर दिया। तो हर एक चीज़ को पेपर में भी उतना ध्यान से, और सॉल्यूशन जब टेस्ट सीरीज का देख रहे हो, टेस्ट देने के बाद टेस्ट का सॉल्यूशन देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आप टेस्ट से ज़्यादा टाइम दो, मैं तो यही बोलूँगा। उसमें जो चीज़ें आप जैसे होता है कि हर बार आप हर टाइम पे ऐप्स खोल के या मोबाइल यूज़ करके सारी चीज़ें नहीं देख सकते, तो आपको जो चीज़ लगती है कि आपके पास जो कंटेंट है उसमें कमी है, उसमें ऐड कर लो या कहीं बुक मार्क कर लो। बुक मार्क का अच्छा ऑप्शन है कि आप एक सेक्शन में जाएंगे तो आपको जो अलग क्वेश्चन लगे उनको बुक मार्क करके रखो, वहीं पे जाके तुरंत देख लो, 2-3 बार देख लो, तो वो चीज़ दिमाग में आप रिटेन कर पाएंगे। यस,
और इसीलिए हमने जो टेस्ट सीरीज़ का भी जो पूरा क्वेश्चन का फॉर्म था, कई सारे बच्चे जैसे आपने बोला कि कभी कभी ऐप खोल के नहीं देख पाते हैं, इसीलिए शायद हमने बुक भी बनाने का सोचा कि हम, क्योंकि हम शायद कभी कभी बुक को भी प्रेफर करते हैं। यस सर। ठीक है ना, ये बुक आपके लिए ही है और थैंक यू सर। ठीक है, तो इस बुक के अंदर भी हमने यही किया है कि जो कंटेंट है हमारा, ठीक है ना, वो इस बुक के अंदर डालने की कोशिश की है ताकि एक अच्छा कंटेंट बच्चों को जाए। शायद मुझे लगता है यही एक रीज़न रहा कि ये बुक इतना ज़्यादा पसंद आई लोगों को, ठीक है ना, और इसी का यूज़ हम लोग क्लासेस में भी कर रहे हैं, कंटेंट उसी तरह से चीज़ों को। तो शायद मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स की जो चॉइस है टेक्स्ट बुक की तरफ इसीलिए बढ़ भी रही है। और आपका जैसा भी आपने शायद थोड़ी देर पहले मुझे बताया भी था, जब हम शायद रिकॉर्डिंग मोड में नहीं भी आए थे, नीरज आपके दोस्त थे। यस सर। तो नीरज भी अच्छा स्टूडेंट था, मैं बहुत ज़्यादा नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ सही बताऊँ तो, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे याद है। और वो सेशन भी मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रहा था कि नीरज ने भी काफ़ी सारी अच्छी बातें कही थी। एक आध पॉइंट मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन सभी बच्चे जितने भी मुझे लगता है कि आते हैं वो कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदेमंद बताते ही हैं। यस सर। अच्छा, जैसे आपने कहा कि मैं CBT 1 के अंदर 139 शायद आपका स्कोर रहा। 2022 में 139 था और इस बार 131 था। 131 था, तो 131, फिर उसके बाद CBT 2 का पैटर्न चेंज हुआ, आपने 2022 में पेपर दिया, कन्वेंशनल दिया, फिर अभी। तो ये जो पैटर्न चेंज है ये कैसा है आपके लिए, आपको लगता है स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है? मैं यही मानूंगा सर, क्योंकि कन्वेंशनल में क्या होता था कि बच्चे की मेहनत तो होती थी, बच्चा मेहनत करके आ गया, वो श्योर है कि मैं अच्छा करके आया हूँ, पर कहीं ना कहीं फैक्टर्स जो है एग्जामिनर का ज़्यादा बड़ा हो जाता था। अब जैसे कुछ चीज़ें होती है, एक क्वेश्चन के मल्टीपल सोल्यूशन, मल्टीपल टाइप के सोल्यूशन हो सकते हैं। अब टीचर को जो दिमाग में है, जो कॉपी एक्चुअल में चेक कर रहे हो, उनके जो दिमाग में है वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, बाकी हो सकता है दूसरे बच्चे को नकार भी दें। हाँ, ये होता है, भले ही वो सही हो। हाँ। जैसा कि मेरे खुद के साथ हुआ है, कई सारे क्वेश्चन में मैंने अपनी कॉपी मंगाई थी RT से, तो मैंने खुद देखा है थोड़ी बहुत मेरी इंटरप्रिटेशन सही से नहीं कर पाया हूँ, मैं ये भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की वो भी कमी है, पर ज़्यादा 2022 में यही हुआ है कि बच्चे की मेहनत से ज़्यादा बड़ा फैक्टर हो गया कि एग्जामिनर ने। और दूसरा ये था कि SSC पे प्रेशर भी था, कहीं ना कहीं ये फैक्टर है कि SSC पे प्रेशर था जल्दी रिजल्ट तैयार करने का, तो हड़बड़ी में कॉपीज़ भी चेक हुई, तो काफ़ी जो मेहनती बच्चे थे जो रह गए थे, पर उनके मैं टच में रहा हूँ तैयारी जब से स्टार्ट किया तब से। तो अब हम सब CPWD में बैठे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ये अच्छा पैटर्न चेंज करके अच्छा किया है। जो एक्चुअल में बच्चा मेहनत कर रहा था वो काम आई है, और पूरा सामने ट्रांसपेरेंसी है कि कितना बच्चे ने किया है और कितना उसने पाया है, तो दोनों मैच कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट चीज़ हुई है अभी। बहुत, मतलब मुझे लगता है कि आपने बहुत सोचा समझ की चीज़ों को किया है, शायद इसीलिए सिलेक्शन भी हुआ है। यस अच्छा, मैं देखिए, क्योंकि हम ये स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, मैं एक स्टूडेंट की तरफ से एक बहुत आसान सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। मान लेते हैं मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो आज इसने सोचा कि मेरे को SSC JEE या कोई भी AE का JEE का पेपर मुझे निकालना है, तो मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप मैं क्या करूं, और फाइनली मैं अपने गोल को कैसे अचीव कर सकता हूं। एक बहुत शॉर्ट में मैं चाहता हूं कि एक स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि मुझे ऐसे करना है, कि मतलब पहले मैं एग्ज़ाम का पैटर्न मुझे पता हो, सिलेबस पता हो, फिर मेरे पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, या मैं कहीं से बुक ले लूँ, या मैं कहीं से नोट्स ले लूँ, या कहीं पे इनरोल करके पढ़ लूँ, ठीक है ना, क्या करना चाहिए एक स्टूडेंट को? मेरे हिसाब से सर सबसे पहले यही है कि एग्ज़ाम को समझना ज़रूरी है, और उसमें मेन चीज़ आती है कि पैटर्न क्या है और कितना टाइम रिक्वायर्ड है। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आजकल यही होता है कि जल्दी जल्दी कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं, सीट्स कम रहती हैं, कंपटीशन बहुत है, बच्चों का दिमाग का लेवल भी कह सकते हैं, और जो कंटेंट अवेलेबल है वो भी बढ़ गया, आजकल एक्सेस बढ़ गई है, तो हर बच्चा अच्छी तैयारी कर रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। उसके लिए मैं यही सबसे पहला स्टेप बोलूँगा, सिलेबस को एनालाइज करो। सिलेबस को एनालाइज करके फिर प्रीवियस ईयर से कुछ रिसेंट के वेटेज देखो क्वेश्चंस का कि कौन से सब्जेक्ट से मेजर रहा है, उनको फिर उसी तरीके से ऑर्डरली टाइम अलॉट करो, शेड्यूल बनाओ, 4 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे SSC JEE मेंस में मेरे पास बहुत कम टाइम था हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। ठीक है। मैं कहीं ना कहीं इन्फीरियर था इस चीज़ को लेके कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, पर फिर भी मैंने ये कि मैं अपना एफर्ट तो बेस्ट दूँ, बाकी आगे की चीज़ है। तो जो शुरू से तैयारी करते आ रहा था वो चैनल्ड तैयारी थी, तो कहीं ना कहीं वो पुरानी चीज़ों ने एंड मोमेंट में चीज़ें मेरे फेवर में नहीं भी थी, तो भी वो अगर मेहनत की है तो आपकी कहीं नहीं जाएगी, वो चीज़ काम में आएगी। मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती, अक्सर मेरे एक टीचर कहा करते थे,
और मुझे लगता है आज मुझे सही में वाकई में ऐसा फील होता है कि मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती। मैं एग्री करता हूँ सर, क्योंकि 2022 में जो फेलियर फेस किया तो उसके बाद एक बार को लगा था कि अब जैसे मैं जॉब करता था, जॉब छोड़ के मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, तो कहीं ना कहीं फिर मेरे को लगता था कि कहीं ना मैंने अब डिसीजन गलत तो नहीं ले लिया हो। एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ पे लगा था, पर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को एक हफ्ते दिमाग में रखा। उसके बाद मेरे को एक ही चीज़ दिख रही थी कि अगला रिक्रूटमेंट आ रहा है, तो फिर मैंने पैटर्न चेंज का भी नोटिस आ चुका था, तो फिर उस चीज़ को छोड़ के पीछे कि मैंने क्या फेलियर फेस किया नहीं किया, बट मेरे को ये था कि मैंने जो पढ़ा है वो तो कम से कम मेरे पास है, तो मेरे को थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा एफर्ट करना है और अगला एग्जाम तुरंत आ जाएगा। मतलब ये है कि अगर आप एक पेपर देने जाते हैं या कोई दूसरा पेपर देने जाते हैं और अगर नहीं भी सिलेक्शन होता है तो आपको डिस्करेज फील नहीं करना है, आपको डिमोटिवेटेड फील नहीं करना है। आपके अंदर बस एक बात होनी चाहिए कि यार मैं इस बार नहीं हुआ तो अभी जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आ रहा है मैं उसमें ले लूँगा अपनी सीट, लेकिन मैं लेऊँगा। मतलब एक आज सुबह मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें द पावर ऑफ योर माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हाँ वो सबकॉन्शियस माइंड भी एक, वो भी काफ़ी अच्छी किताब है। तो उसमें यही बोला गया है कि टू अचीव समथिंग कंसिस्टेंसी इज द ओनली फैक्टर यू नीड। वो चीज़ ज़रूर बोलूँगा सर। अब आप बहुत टाइम तक लेके भी नहीं बैठ सकते कि मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और जितना दिमाग में लेके बैठोगे फिर वो कहीं ना कहीं आपका आगे का जो रोड मैप है उसको ख़राब ही करेगा, और कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ से दूर करते जाएगा। फिर आप अलग चीज़ें करने लगेंगे, डिस्ट्रैक्शन वगैरह को अडोप्ट करने लगेंगे, तो वो फिर कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब कर देगा। तो आप उस चीज़ को कम टाइम देके वापस लग जाओ बस। हाँ, उस टाइम पे ये ज़रूर सोचने बैठो कि मैंने क्या गलती शायद कर दी कि जो नहीं करनी चाहिए थी, और वो जो पीछे हो चुका है उसको जाके अंडू कर नहीं सकते, तो आप आगे मेक श्योर कर सकते मतलब हैं। फ्यूचर को बदल सकते हो आप, पास्ट को नहीं बदल पास्ट सकते। को नहीं बदल सकते। बस सिंपल ये है कि हमें फ्यूचर के ऊपर काम करना है, उसमें जो बदलाव ला सकते हैं वो लाने हैं, रेगुलर इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, जो भी पास्ट में गलतियां नहीं हैं उनको इम्प्रूव करते रहना है, और इम्प्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रूव भी कर लेंगे, रिजल्ट अपने आप दिख जाएगा। ये मुझे लगता है काफ़ी अच्छा पॉइंट है। अब मैं आखिरी एक सवाल पूछूंगा आपसे कि जैसे बहुत आपको लगता है कि आपने जब तैयारी करी तो जनरली 2 या 3 चैलेंजेस आप मुझे ऐसे बताइए जो आपने फेस किए, उसको कैसे ओवरकम किया? सर एक तो ये है कि थोड़ा सा प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता था, ठीक है, और कहीं ना कहीं टाइम का भी था, ठीक है। बट मेजर 2 चैलेंजेस ही मानूंगा मैं उनका। फिर मैंने यही किया कि उस चीज़ को जो दिमाग में, मतलब एक चीज़ जैसे कोई सब्जेक्ट का भी डर होता है, कोई टॉपिक का डर होता है, हम अवॉइड कर जाते हैं वो। पर फिर मैंने उसमें ये पाया, जब मैंने उस चीज़ को फेस किया तो ये पाया कि ये चीज़ इतनी बड़ी थी नहीं जो मैंने अपने दिमाग में बना रखी थी। तो कोई चैलेंज आ रहा है तो उसको फेस करो, मैं यही रिकमेंड करूँगा। उससे पैनिक मत हो, ठीक है, अपने आप को 2 मिनट के लिए छोड़ दो भले ही, लेकिन 2 मिनट के बाद उसको पकड़ो और निचोड़ दो। बस मैं वही एक तरीका है कि आप उस चीज़ को, उस डर को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हो। खत्म करना पड़ेगा आपको, आगे जाना है तो आपको डर खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कॉन्वर्सेशन है, स्टूडेंट्स ने आपसे काफ़ी कुछ सीखा है। मैं ऑल्दो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स तो नहीं है अभी कमेंट सेक्शन में आपको कुछ बताने के लिए या थैंक यू कहने के लिए, बट इन सभी स्टूडेंट्स की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने काफ़ी सारी अपनी अच्छी बातें जो हैं, आपने जो प्रॉब्लम्स फेस करी उसको कैसे ओवरकम किया, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है ना, और सिर्फ PYQ से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मुझे लगता है निकल के आया। दूसरा, आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी पड़ेगी, कंटेंट ज़्यादा पढ़ने से नहीं होगा, लेकिन एक रिक्वायर्ड कंटेंट एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ गेट ESE देखकर हम उसी के कंटेंट से SSC को फोकस करें। हमें उस जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग फोकस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगता है निकल के आए हैं, और मैं सभी स्टूडेंट्स की तरफ से सुनील को धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपना समय निकाल कर हमें अपना समय दिया। और आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में सुनील से अपनी जो भी आपने सीखा है वो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। और मैं ऐसी और भी स्टोरीज आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। सुनील, आप रहते कहाँ पे हैं? सर मैं अभी NCR में ही रहता हूँ। अभी NCR, वैसे कहाँ रहते हैं आप? मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान से, तो आप दिल्ली में वैसे रहते हैं? हाँ सर, तैयारी मैंने दिल्ली में रह के की है अभी। तो अक्सर मैं देखता भी हूँ कई सारे बच्चे अपने घर को छोड़कर अलग अलग, जैसे कि आपने भी घर को छोड़कर अपनी तैयारी करी, तो बड़ा मुश्किल होता है सब कुछ, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि उसे किया ना जा सके। आपके अंदर लगन होनी चाहिए, विल पावर इज समथिंग यू कैन डू वंडर्स, ठीक है ना। तो आप अपने घर का वंडर हैं, ठीक है ना। आप अपने घर का वो, आप मान के चले, कहते हैं ना चिराग हैं, अगर आप जलेंगे तो पूरा घर अपने आप रोशन हो जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ ऐसी और भी स्टोरीज आती रहेंगी, और आप
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट बुक पर हम ऐसी बहुत सी स्टोरीज की आगे भी बातचीत करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।